दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें, यहाँ पे बहुत बड़ी बैड न्यूज़ निकल के आ रही है। रिलायंस पावर जो सब्सिडीज कंपनी है रिलायंस इंफ्रा की, उसको सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा झटका मिला है। एक भारी भरकम रकम का जो मामला है वो इसके उलट पड़ चुका है और इससे मैं आने वाले समय क्या रिलायंस पावर में भारी भरकम गिरावट की संभावना बन रही है। वैसे तो स्टॉक पिछले दिनों ज़बरदस्त दौड़ा जब फैसले किए गए, काफ़ी शानदार रणनीति के तहत यहाँ पे मैनेजमेंट ने कर्ज चुकाने की जो कोशिश की, उस पर एक बड़ा झटका लगा है। और क्या ऐसे में बड़ी गिरावट होगी और क्या हमें इसमें से निकल जाना चाहिए या फिर इस गिरावट का फ़ायदा उठा के कुछ इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ जेपी पावर की बात की, यहाँ पे भी कुछ अपडेट निकल के आ रही है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। जेपी पावर जेपी ग्रुप की बहुत पुरानी कंपनी है और थर्मल पावर प्लांट के ऊपर काम करती है, साथ में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी और इसकी कोल माइंस भी है। क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रिलायंस पावर के कारोबार की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई 30.10 पर। आप देख ही सकते हो कि क्लोजिंग थी कल की 29.80 की, तो 30.65 का इंट्राडे में हाई भी बन गया, तो तेज़ी की संभावना बन रही थी। लेकिन आगे एक बैड न्यूज़ और उसने पूरा मामला बिगाड़ दिया और 28.35 पर 5% का लोअर सर्किट लग गया। तो काफ़ी तेज़ी से स्टॉक पिछले दिनों दौड़ा, 25-30% की लगातार तेज़ी बनी और उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। आप देख ही सकते हो 3 अप्रैल को स्टॉक 31.80 के आसपास था जहाँ पे 5% का अपर सर्किट लगा। 4 अप्रैल को स्टॉक 33.35 पर पहुंच गया 5% के अपर सर्किट के साथ में, और फिर 5 अप्रैल से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई। और इसके पीछे वजह भी है कि कुछ बड़े फंड हाउस है जो स्टॉक बढ़ने लगते तो ऐसे रिलायंस पावर हो, जेपी और ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं। उनकी भारी भरकम निवेश होता है और जैसे ही थोड़ी सी प्राइस बढ़ जाती है उसके बाद में वो प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर देता है। और यही बिल्कुल हुआ 5 अप्रैल से, जब 2.2% की गिरावट हुई, 32.60 के आसपास स्टॉक आ गया। और जब बिकवाली रिटेल इन्वेस्टर की साथ में जुड़ गई तो 8 अप्रैल को लग गया लोअर सर्किट और स्टॉक आ गया 31 के आसपास। तो उसके बाद में 9 अप्रैल को देखे तो सर्किट लोअर तो नहीं लगा लेकिन 4% के आसपास की गिरावट फिर से हुई, स्टॉक 29.80 पर आ गया। और आप देख सकते हो कि आज एक बैड न्यूज़ ने पूरा मामला बिगाड़ा, वरना यहाँ से फिर से तेज़ी की संभावना बन सकती थी। तो आप देखिए अनिल अंबानी को DMRC मामले में सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। तो पिछले कुछ दिनों से जो फैसले ले जा रहे थे उसका असर देखने को मिला था और रिलायंस इंफ्रा हो या रिलायंस पावर दोनों तेज़ी से अच्छा भाग रहे थे। और बुधवार को एक बुरी खबर आई जिसने एक झटके में अनिल अंबानी के पूरे जो सपनों पे पानी के फेर दिया। और आप देख सकते कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कंपनी को दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी DMRC द्वारा दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सेस प्राइवेट लिमिटेड यानी DMMPL जो रिलायंस इंफ्रा की सब्सिडीज कंपनी है को दी गई ओरिजिनल ऑर्बिटल अवार्ड की पूरी राशि चुकाने का निर्देश दिया गया है। और इस खबर के बाद में रिलायंस इंफ्रा के शेयर में भारी भरकम गिरावट हो गई और लोअर सर्किट लग गया। अब जैसे कि आपको पता होगा रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की ही सब्सिडीज कंपनी है रिलायंस पावर, तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जो भी प्रॉब्लम होगी उसका सीधा असर रिलायंस पावर पे भी होगा। तो भारी भरकम कर्ज में डूबे अनिल अंबानी की मुश्किलें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद और बढ़ गई है। दिल्ली मेट्रो से जुड़े 14 साल से चल रहे इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जहां अनिल अंबानी को झटका दिया वही DMRC को राहत दे दी। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली बेंच ने कहा है कि DMRC द्वारा जमा की गई राशि वापस कर दी जाए। रिलायंस इंफ्रा और DMRC के बीच विवाद तब से शुरू हुआ जब साल 2012 में दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो ने दिल्ली मेट्रो की कमियों की हवाला देके एग्रीमेंट को तोड़ दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने DMRC की ओर से दाखिल क्यूरेटिव याचिका को मंजूरी देते हुए अनिल अंबानी को बड़ा झटका दिया है। पूरे मामले को समझे तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के फैसले पर सहमति जताते हुए फैसले को बरकरार रखा है, जिससे हाई कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी DMRC के खिलाफ ऑर्बिट्रेल अवार्ड पैटर्न इलीगैलिटी से ग्रस्त था। और DMRC और DAPL ने 2008 में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के सेक्टर 21 द्वारका तक 30 वर्षों के लिए एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन को डिज़ाइन स्थापित कमीशन संचालित और करने का एग्रीमेंट किया था। तो इस मामले में मध्यस्थता पंचायत ने पहले DMAPL के पक्ष में फैसला सुना जाता नहीं, जो पहले फैसला आया था वो अनिल अंबानी के फेवर में आया था, जिसे बाद में चुनौती DMRC ने हाई कोर्ट में दी, जहां बेंच ने मध्यस्थता पंचायत के आदेश को रद्द कर दिया। इसके बाद में अनिल अंबानी की कंपनी के साल 2021 में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जहां अनिल अंबानी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए ओरिजिनल ऑर्बिटल अवार्ड को बरकरार रखा गया। इस पर DMRC ने क्यूरेटिव याचिका दायर की थी जिसे बुधवार को मंजूरी दे दी गई है। ओरिजिनल ऑर्बिटल अवार्ड की राशि अब तक
बढ़कर करीब 8,000 करोड़ के आसपास हो गई है, जो DMAPL को अब DMRC को लौटानी होगी। तो ये बहुत भारी बड़ी रकम है। अगर ये अनिल अंबानी को लौटानी पड़ी तो बहुत सारी मुसीबत हो सकती है और इसने एक मामला बिगाड़ दिया। लेकिन अब आप देखें तो ये मामला अभी और लंबा खिलेंगे, हो सकता है कि इसमें वो आगे और कोई अपील करे। अभी ये लंबा चलने वाला मामला है। लेकिन अगर रिलायंस पावर की बात करें तो रिलायंस पावर ने जो फैसला किया है अपने कर्ज को चुकाने का, उसका असर यहाँ पे आने वाले समय पॉजिटिव रहेगा। लेकिन इस समय जो खबर है उसका असर निगेटिव होगा। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो एक बार आपको भी प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो बने रहे, चिंता की बात नहीं, थोड़े समय के बाद सेटलमेंट होगा। और जैसे कंपनी कोशिश कर रही है जो अपने कर्ज को चुकाने की, उसका असर देखने को मिलेगा और रिलायंस पावर आने वाले समय शानदार तरीके से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू स्टॉक है तो कोई चिंता की ज़्यादा बात भी नहीं है। अब Q4 भी आने वाला, बेहतर Q4 की उम्मीद कर रहे हैं। अगर Q4 अच्छा होगा तो फिर एक तेजी की संभावना फिर बनेगी, एक फ्रेश ट्रिगर इसको मिल जाएगा। पिछले रिजल्ट की बात करें तो रेवेन्यू 1.95 थाउजेंड करोड़ के आसपास था, जहाँ पे 3.21% की अर्न बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। नेट इनकम -1.14 थाउजेंड करोड़ के आसपास, जहाँ पे 289% की अर्न बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन -58.4% रहा, जहाँ पे 277% की अर्न बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। तो कमजोर रिजल्ट था, इस बार रिजल्ट अगर बेहतर होगा तो फिर तेजी बनेगी। अब चलते हैं JP पावर की तरफ। तो स्टॉक की शुरुआत 17.95 पर पॉजिटिव शुरुआत नहीं हुई, मतलब फ्लैट शुरुआत हुई कल की क्लोजिंग के आसपास। लेकिन दिन में 18.30 का हाई भी बना, काफ़ी अच्छी तेजी बनी। लेकिन ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आ गई और फिर 17.60 का लो बना, यानी दिन में गिरावट भी हुई, तेजी भी बनी। लेकिन क्लोजिंग अंत में फ्लैट रही 17.95 पे, जहाँ पे कोई अपडाउन देखने को हमें नहीं मिली। अब इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो 3 अप्रैल को स्टॉक 17.60 के आसपास था, जहाँ पे 5% का अपर सर्किट लगा। 4 अप्रैल को स्टॉक आ गया 18.45 के आसपास, जहाँ पे फिर से 5% का अपर सर्किट लगा। और 5 अप्रैल को देख सकते हो कि 19.35 के आसपास स्टॉक आया, जहाँ पे फिर से हमें 5% का अपर सर्किट लगता है हुआ दिखाई दिया। लेकिन जो बड़ा ज़बरदस्त तेजी बनी उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई और 8 अप्रैल को लग गया लोअर सर्किट, स्टॉक आ गया 18.40 के आसपास 5% के लोअर सर्किट के साथ। और 9 अप्रैल को देखें तो 17.95 के आसपास क्लोजिंग थी, जहाँ पे 2.4% की गिरावट हुई। और आज जो गिरावट थमी है वो इशारा है कि जो प्रॉफिट बुकिंग होनी थी वो हो चुकी है। स्टॉक फिर से खरीदारी के लिए तैयार हो चुका है, यानी अगर आप एंट्री अभी तक नहीं किए तो ये अच्छा मौका, एंट्री आप कर सकते हैं। वैसे इस स्टॉक ने लगातार पॉजिटिव रिटर्न दिया है। पिछले 5 सालों में इसने 766% का शानदार रिटर्न दिया है। 2 ईयर के हिसाब से 117% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। अगर हम बात करें 1 ईयर की तो 208% का शानदार रिटर्न दिया स्टॉक ने। 6 महीनों में 97% की तेजी बनी, यानी आपका इन्वेस्टमेंट डबल हुआ है ऑलरेडी 6 महीनों में। 3 मंथ के हिसाब से यहाँ पे 9% की तेजी बनी है। और अगर हम 1 मंथ की बात करें 4% की तेजी है। 1 वीक के हिसाब से 6% की तेजी है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा प्रदर्शन स्टॉक कर चुका है। अब यहाँ पे JP पावर ने जो एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उनको विवेक अरोड़ा कंपनी की तरफ से सर्टिफिकेट मिला है। यह 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक, यानी इस फाइनेंशियल ईयर का जो भी उनका शेयर ट्रांसफ़र और जो दूसरे शेयर के जो थे उस सब को लेकर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, उसका सर्टिफिकेट उनको मिल चुका है विवेक अरोड़ा की तरफ से। तो इनके जो RT एजेंट है अलंकित, आप देख दो कि असाइनमेंट उनकी तरफ से जो यहाँ पे ये पूरा साल भर इनके जो डीमेट में हो या फिर फिजिकल शेयर तो उनको संभाला गया और वो उसमें किसी प्रकार की कोई आप त्रुटि देखने नहीं गई और उसको लेकर विवेक अरोड़ा ने यहाँ पे सर्टिफिकेट दे दिया है कंपनी को। अब जो सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है, कंपनी फंडामेंटली कैसी है, तो काफ़ी अच्छी है। मार्केट कैप 12,302 करोड़ के आसपास है। बुक वैल्यू इसकी 15.60 की है। स्टॉक का P 25.20 है और रेवेन्यू इसका 6,628 करोड़ के आसपास है। टोटल डेट 4,407 करोड़ के आसपास है। तो डेट इतना नहीं है, रेवेन्यू अच्छा जनरेट करेगी कंपनी, आने वाले समय डेट भी कम हो जाएगा। फेस वैल्यू इसकी 10 रुपीज़ की है और ROC इसका 5.16% है और ROE 0.57% है। अर्निंग इसकी 1,736 करोड़ के आसपास है। तो कुल मिला के कंपनी फंडामेंटली अच्छी लग रही है। तो ऐसे में एक इन्वेस्टमेंट का मौका बनता है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो JP पावर में आपको निवेश जरूर करना चाहिए, परंतु पेनी स्टॉक है, लिमिटेड निवेश करें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।